कभी सोचा है, हजारों साल में लिखी गई अनगिनत कहानियों, कविताओं और नाटकों को एक साथ कैसे समझा जा सकता है? आज हम हिंदी साहित्य के इसी 1000 साल से भी ज्यादा लंबे और दिलचस्प इतिहास को समझने की एक कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जरा सोचिए, 1000 साल की रचनात्मकता, इसको एक क्रम में रखना कितना मुश्किल काम होगा। ये तो ऐसा है जैसे किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी को बिना किसी सिस्टम के जमाने की कोशिश करना। और देखिए, इसका हल सिर्फ तारीखों की एक लंबी लिस्ट बना देना नहीं हो सकता। इसके लिए तो एक नक्शे की जरूरत है, एक ऐसा नक्शा जो हमें इस विशाल साहित्यिक दुनिया में रास्ता दिखा सके। और इसी कला को कहते हैं साहित्य इतिहास लेखन, मतलब साहित्य का इतिहास लिखने का एक वैज्ञानिक तरीका। तो सवाल ये है कि ये नक्शा बनाने की शुरुआत किसने की? चलिए उन शुरुआती खोजकर्ताओं से मिलते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इस विशाल सागर का नक्शा बनाने की पहली कोशिश की थी। शुरुआत में गारसा द तासी, शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन जैसे विद्वानों ने इस बहुत बड़े काम का बीड़ा उठाया। इनके प्रयास बहुत जरूरी थे, लेकिन ये एक पूरी कहानी बताने के बजाय बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने जैसे थे। एक ठोस ढांचा अभी भी गायब था। और यहीं पर एंट्री होती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। उन्होंने इस बिखरे हुए से लगने वाले नक्शे को एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढांचा दिया, एक ऐसा ढांचा जो आज भी हिंदी साहित्य को समझने का सबसे मजबूत आधार माना जाता है। और ये है उनकी वो ऐतिहासिक कृति, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये सिर्फ एक और किताब नहीं थी, ये वो नींव का पत्थर था जिस पर हिंदी साहित्य के अध्ययन की पूरी इमारत खड़ी हुई। शुक्ल जी का मूल सिद्धांत बहुत गहरा था। उनका मानना था कि साहित्य बस लेखकों की कल्पना नहीं है, बल्कि वो उस दौर के समाज की सोच, उसकी भावनाओं का आईना होता है। मतलब जो समाज महसूस करता है वही उसके साहित्य में झलकता है। तो शुक्ल जी ने ये कमाल किया कैसे? उन्होंने हिंदी साहित्य के इस 1000 साल के इतिहास को 4 बड़े और स्पष्ट युगों में बांट दिया, और उनका ये वर्गीकरण इतना सटीक था कि आज भी हम सब इसी को फॉलो करते हैं। शुक्ल जी की पद्धति की सबसे खास बात थी उनका दोहरा नामकरण। उन्होंने हर युग को 2 नाम दिए, एक तो समय के हिसाब से और दूसरा उस समय की सबसे बड़ी साहित्यिक पहचान, यानी उस दौर की मुख्य भावना के आधार पर। ये वाकई एक जबरदस्त आइडिया था। जैसे सबसे शुरुआती दौर को उन्होंने आदिकाल कहा, और साथ ही वीर गाथा काल भी, क्योंकि उस समय वीरता की कहानियां और कविताएं ज्यादा लिखी जाती थी। फिर आया भक्ति काल। नाम से ही जाहिर है, भक्ति और आध्यात्मिकता साहित्य के केंद्र में थी। उसके बाद रीति काल आया, जिसमें कला और श्रृंगार पर जोर था। और आखिर में आधुनिक काल, जिसे उन्होंने गद्य काल भी कहा, क्योंकि इसी दौर में गद्य लेखन का विकास हुआ। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी पर जरूरी बात। शुक्ल जी ने अपने समय के हिसाब से विक्रमी संवत कैलेंडर का इस्तेमाल किया था, जो हमारे आज के अंग्रेजी कैलेंडर से लगभग 57 साल आगे चलता है। तो जब भी आप उनकी लिखी तारीखें देखें तो ये छोटा सा अंतर याद रखें। और इसे बदलना भी बहुत आसान है। बस विक्रमी संवत वाले साल में से 57 घटा दीजिए और आपको हमारा आज वाला यानी ईसवी सन मिल जाएगा। है ना, एकदम सिंपल। लेकिन क्या इतिहास कभी एक जगह रुकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुक्ल जी के काम ने एक मजबूत नींव तो रख दी, लेकिन इसी नींव पर नई बहसों और नए विचारों की मंजिलें बननी शुरू हुईं। चलिए देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जैसे कई बड़े विद्वानों ने शुक्ल जी के ढांचे को और बेहतर बनाने की कोशिश की। जैसे उन्होंने आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल जैसे 2 और छोटे हिस्सों में बांटकर उसे और गहराई से समझने का एक नया नजरिया दिया। और ये अकादमिक बहसों का एक बेहतरीन उदाहरण है। सिर्फ पहले युग यानी आदिकाल को क्या नाम दिया जाए, इसी पर इतने सारे अलग अलग विचार सामने आए। हर नाम उस युग को एक नए चश्मे से देखने की कोशिश करता है। पर यह बहस सिर्फ नामों तक ही नहीं रुकी। एक और भी बड़ा और बुनियादी सवाल था कि हिंदी साहित्य की शुरुआत आखिर मानी कहाँ से जाए, और हिंदी का पहला कवि कौन था? इस सवाल का जवाब भाषा के विकास की लंबी यात्रा में छिपा है। हिंदी की धारा संस्कृत से निकलकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होती हुई आज हम तक पहुंची है। तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि इस नदी ने ठीक किस मोड़ पर हिंदी का रूप ले लिया।
और यही खोज पहले कवि तक भी जा पहुंची। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को हिंदी का पहला कवि माना। लेकिन मजेदार बात यह है कि इतने मतभेदों के बाद भी ज्यादातर विद्वान राहुल सांकृत्यायन के तर्क को सबसे मजबूत मानते हैं और 8वीं शताब्दी के कवि सरहपा को ही हिंदी का पहला कवि स्वीकार करते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि साहित्य का इतिहास कोई पत्थर पर लिखी हुई लकीर नहीं है। ये तो एक जिंदा बहती हुई नदी है जिसे हर पीढ़ी अपने नजरिए से एक नया मोड़ देती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस कहानी का अगला अध्याय कौन लिखेगा।